अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की विशाल रैली एवं जनसभा 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में होने जा रही है। इसे लेकर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सभा से एक दिन पहले रात्रि में करीब 11 बजे फिरोजाबाद पहुंचे। इसके पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के भीड़ दतिया लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा प्रभारियों और पार्टी पदाधिकारियों से दतिया में विशेष मुलाकात कर बैठक के माध्यम से पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही बूथ एवं सेक्टर लेवल तक पार्टी संगठन को पहुंचाने के लिए सभी विधानसभा प्रभारियों को जवाबदेही सौंपी गई। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक के बाद विजय मानकर जी उत्तर प्रदेश में आयोजित जनसभा को लेकर रवाना हुए। इस दौरान रात्रि में करीब 1:15 बजे फिरोजाबाद में एनलाइटन न्यूज से चर्चा करते हुए उन्होंने इस दौरे को लेकर विस्तृत विचार साझा किए और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में चल रहे पार्टी संगठन के विस्तार सहित झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि झारखंड में एपीआई करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने अपना पॉलिसी कमिटमेंट भी जारी कर दिया है, जिसमें झारखंड की तमाम समस्याओं का समाधान विज्ञान, सत्य और मानवता के आधार पर कैसे किया जा सकता है, इस पर भी अपने विचार साझा किए और जल्द ही झारखंड पहुंचने के संकेत दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनलाइटन न्यूज़। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस समय बज चुके हैं रात के 1:15 और मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले में। फिरोजाबाद ज़िले में कल 3 नवंबर 2019 को विजय मानकर साहब, जो कि एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट है, इनकी एक विशाल रैली और जनसभा का आयोजन है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम विजय मानकर साहब से जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने मध्य प्रदेश का भी दौरा किया और मध्य प्रदेश के भीड़ दतिया पार्लियामेंट में कुछ लोगों से मुलाकात की। किस तरह का रिस्पांस रहा सर वहाँ पे इस मीटिंग का? नहीं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और मध्य प्रदेश में तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। और जैसे आप जानते हैं कि उत्तर भारत का रास्ता जो है मध्य प्रदेश से होके जाता है और पहले ही अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान में बहुत अच्छी है, अब एमपी में बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है और यूपी में भी जो है वो बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन हो रहा है। और हम जो ये तैयारी कर रहे हैं कि एक ही सीट्स जो है एक कैटेगरी की जो सीट्स है वो सीट्स जो लोकसभा की हम जीतना चाह रहे हैं 2024 में, और उसके अंदर और कुछ एमएलए की एक ही सीट्स जो है जो रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शंस में जीतना चाहेंगे। तो उस लिहाज से जो है भिंड दतिया के टूर पर मैं था और बड़ा एनॉर्मस रिस्पांस था, क्योंकि ये तो वो बीहड़ की जगह है जहाँ कभी काफ़ी बड़े पैमाने पर डकैत रहा करते थे, लेकिन अभी बड़े बदलाव जो है वहाँ पर आ रहे हैं और एपीआई को बड़े पैमाने पर लोग स्वीकार रहे हैं। एपीआई के निर्माण के साथ ही मध्य प्रदेश पर आपकी नज़र रही, साथ साथ यूपी और राजस्थान पर भी रही, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा कि एपीआई का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो गति से चल रहा था, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ज़िलों में इसका पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांसन हो रहा है और उसी के तहत में आपने भिंड और दतिया में पार्लियामेंट लेवल की एक स्टेट लेवल की मीटिंग बुलाई, जिसमें काफ़ी सारे लोग सम्मिलित हुए। सर, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में किस तरह का ये मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा? मध्य प्रदेश बहुत अच्छा स्टेट है और मैं तो ये देख रहा हूँ कि आने वाले 2-3-4 सालों में जो स्टेट इलेक्शंस होंगे एमपी के और फिर लोकसभा का चुनाव जो है, तो 23 में जो है वो विधानसभा के चुनाव होंगे और 24 में लोकसभा के चुनाव पूरे देश में होना है। तब तक कि आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी और मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं। और ये जो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की बात है, अनेक अंगों मग्गों की, कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स और बाकी पब्लिक पॉलिसीज़ की, वो ये बातों को समझ रहे हैं और उसे स्वीकार रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में एपीआई बहुत बड़ी एक शक्ति बनकर उभरेगी आने वाले समय में। मध्य प्रदेश में ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरी कोई पार्टी यहाँ पे अपना मूवमेंट को लीड नहीं कर सकती, एक्सपांसन नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता था। कुछ पार्टियाँ वहाँ तक पहुँची भी, लेकिन वो भी स्प्रेड नहीं हो पाई। इस वजह से काफ़ी सारे लोग निराश थे कि मध्य प्रदेश में कोई तीसरी पार्टी या तीसरी शक्ति नहीं निर्माण हो पा रही थी। ऐसे में आप किस ओर देखते हैं एपीआई का भवितव्य मध्य प्रदेश? नहीं, एपीआई को तो मैं नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, तो कांग्रेस बीजेपी नंबर 2 नंबर 3 पर डिसाइड करे, पर एपीआई नंबर 1 की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी में अगर हम अच्छी चॉइस दे सिटीजन्स को, एक अच्छी नीति हो, अच्छा नेता हो और अच्छी पार्टी हो, जो यूनिकनेस हो, उसके अंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी अगर कोई चीज़ हो, तो जनता उसको स्वीकारती है। तो जब एपीआई बड़ी होगी तो कांग्रेस और बीजेपी कौन सेकंड थर्ड पे जाएगा, ये उनका इशू है। तो मैं एपीआई को एज अ थर्ड पार्टी नहीं, एज अ फर्स्ट पार्टी डेवलप करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में और बाकी और राज्यों में भी। मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे लोगों से आज मिले आप, किस तरह का उनका बिहेवियर रहा सर पार्टी को? नहीं, मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं और मध्य प्रदेश के लोगों में एक समझ जो है वो देखने को मुझे नज़र आ रही है
और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हूँ, पूरे देश के लिए पॉजिटिव हूँ और एमपी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे एमपी के लोगों में वो जो समझ अभी जो है नज़र आ रही है। और क्योंकि एमपी बहुत बहुत दशकों तक जो है वो पीछे रहा एक साइंटिफिक मूवमेंट से। तो जैसे अभी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ जा रही है, तो एक साइंटिफिक मूवमेंट जो है कॉस्मो ह्यूमनिज्म के आधार पर या कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स के आधार पर, पब्लिक पॉलिसीज़ के आधार पर ये जो जा रही है, वो चीज़ें उन्हें बहुत भा रही है, बहुत पसंद आ रही है। और मैं बहुत पॉजिटिव और बहुत मुझे उम्मीद जागी है कि मध्य प्रदेश में एपीआई बहुत बड़ा फोर्स बनेगी। कल चूंकि आपकी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में आपकी रैली है, यहाँ पे किस तरह की तैयारियां आपकी रही है सर पहले से, और अभी ये जो रैली होने जा रही है इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से? नहीं, यूपी में तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया हरदम रिलेवेंट रही है। रिलेवेंट इस तरह रही कि चुनाव में उतना सीटें ना लड़ाने के बावजूद और एक्चुअल चुनाव में नहीं आने के बावजूद भी यूपी के लोगों का हमेशा जो अट्रैक्शन रहा है वो एपीआई की तरफ रहा है। और यूपी के लोग मुझे बार बार जो है फिर रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए, अभी यूपी में भी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी पैमाने पर ज़रूरत है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, और अगर आपको लगता है कि एपीआई की ज़रूरत है यूपी में तो मैं ज़रूर आऊँगा। और यूपी में भी हम जो है वो इसको एक्सपांड करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अच्छी पार्टी तो पूरे देश में होना चाहिए, और मैं एपीआई को पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन करके ही डेवलप कर रहा हूँ। तो यूपी में अब जो फिरोज़ाबाद की कल रैली है 12 से 5 बजे तक, तो मेरा जो स्पीच है वो लगभग जो है 2 बजे से आगे शुरू होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे जो कहना है मैं वहाँ कहूँगा। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की फिरोज़ाबाद की रैली कल की बहुत बड़ी महारैली है, और उससे जो है यूपी में एक नई दस्तक जो है वो दी जाएगी और उत्तर प्रदेश का पॉलिटिक्स में एपीआई चेंज लाएगी आगे। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर ही राजधानी जो है देश की दिल्ली, वहाँ का रास्ता तय होता है। तो आप किस रूप में देख रहे हैं सर इस रास्ते को? मैं तो किसी भी रास्ते से दिल्ली ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर एमपी और यूपी से जाता है तो ज़्यादा आसान है। और लेकिन एमपी यूपी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इधर जो है 80 सीट है, वहाँ पर जो है वो 29 सीट्स है। और एमपी का तो विशेष है क्योंकि हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है उसको। नॉर्थ साउथ का जो पोजीशन है वो एमपी रोकता है उसे, तो उस लिहाज से एमपी पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है मेरे लिए। तो एपीआई पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जिस तरह यूपी के लोग अभी मुझे कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आपको जो बाकी देश में रिजल्ट नहीं मिलेगा वो यूपी में मिलेगा। तो लेट मी सी, अभी मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, और वो लोग अगर चाहते हैं तो मैं यूपी को ज़्यादा समय दूंगा, और इंडियन पॉलिटिक्स को हम यूपी से चेंज करेंगे और यूपी की पॉलिटिक्स भी चेंज होगी। उत्तर प्रदेश में इस समय देखा जा रहा है कि बेरोजगारी जो है और उसके साथ साथ में क्राइम बड़े चरम पर है यहाँ पे, और यहाँ के लोग इससे काफ़ी निराश दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ फोकस रहेगा सर आपका? बेरोजगारी तो पूरे देश में ही है और यूपी में भी थोड़ा ज़्यादा है। ये तो सारा जो मोदी गवर्नमेंट का रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जिस पर मैं पहले भी काफ़ी कुछ बोला है, उसका ये नतीजा हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और इस पर मैं कल और विस्तार से बोलूँगा। और क्राइम तो ऐसा है, जब आप गलत बातें करते रहोगे सालों साल दशकों तक जो है, और फेयर वे में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, फेयर वे में गवर्नमेंट नहीं होगी, गवर्नमेंट की नीति अगर संविधान सम्मत नहीं है, मानवाधिकार सम्मत नहीं है, अगर लोगों के कल्याण और उन्नति की नीति नहीं है, तो क्राइम बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बातों पर कल मैं विस्तार में जो है अपनी महासभा में बोलूँगा, और ये चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी से बेरोजगारी वगैरह ठीक की जा सकती है, पर उसके लिए गवर्नमेंट लगती है। लेकिन गवर्नमेंट ना भी हो, एपीआई के अगर एमपी एमएलए जीतते हैं तो हम इस पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यूपी की रैली तो आपकी तय कर सकती है कि यूपी में किस तरह का पार्टी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप आगे हो सकता है, और मध्य प्रदेश की बैठक से भी आपको काफ़ी कुछ राहत मिली है। लेकिन झारखंड चूंकि एक ट्राइबल स्टेट है, और वहाँ पे हाल ही में अभी निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर दिया और 5 चरणों में वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है सर? क्योंकि झारखंड में आप पहले भी काफ़ी 6 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और 20 दिसंबर को लास्ट डेट ऑफ वोटिंग है। 30 नवंबर से वोटिंग स्टार्ट होगा, और 5 चरणों में चुनाव है, और मुझे लगता है 22 से 23 को कुछ रिजल्ट आना है। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया तो झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ा रही है। अभी मेरा जो एस्टिमेट है, जिस तरह से अभी चल रहा है, कैंडिडेट स्टार्ट होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50 सीट्स हम क्रॉस करेंगे झारखंड में 81 में। और इसमें मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सीटें हम जीतेंगे झारखंड के अंदर में, और क्योंकि झारखंड में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत बड़ा फोर्स बन रही है, और सभी लोग इसे स्वीकार रहे हैं, और स्पेशली ट्राइबल लोग जो है इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि 50 की प्लस सीट हम लोग लड़ेंगे,
और हो सकता है कि 5 सीटों तक भी हम जीत सकते हैं झारखंड के अंदर में। इस तरह का मैं जो है वो ऑप्टिमिज्म देख रहा हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये मैसेज आ रहा है, झारखंड के लोग ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी झारखंड पहुंचे ताकि यहाँ पे और ज़्यादा तो मैं झारखंड मजबूती जा से रहा जुड़े हूँ और रहे। झारखंड काफ़ी दिनों तक रहूँगा। और झारखंड में इस बार मैं काफ़ी लंबा प्रचार करूँगा। तो झारखंड के लोग तैयार कर ले अपने आप को, मैं आ रहा हूँ झारखंड में। और नवंबर में आ रहा हूँ, दिसंबर में भी आ रहा हूँ। और झारखंड में हमें चुनाव लड़ाना है, लड़ाना ही नहीं है, इस बार एपीआई को जिताना है। और जो मैंने बिल्स दिए है ट्राइबल राइट्स के लिए संविधान में, तो और ह्यूमन राइट्स के लिए, उस पर बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। और ट्राइबल जितना प्रॉब्लम है झारखंड के अंदर में, जो जल जमीन जंगल का है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। प्लस झारखंड के जो सभी लोग हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ के लोग हो, चाहे ओबीसी कम्युनिटीज़ के लोग हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हो, जनरल भी लोग हो, वो तमाम प्रॉब्लम्स पर हम काम कर सकते हैं। अगर एपीआई के 5 एमएलए अगर हम जिता पाए झारखंड में, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री हो जाएगी। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि झारखंड बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्लेस है और बहुत प्राचीन ट्राइबल जो है लैंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में तो ट्राइबल्स लोगों का सबसे ज़्यादा इसमें स्वीकार्यता है। तो झारखंड के लोग जो है वो तैयारी करें, मैं झारखंड आ रहा हूँ और इस बार लंबा रहूँगा झारखंड में, ताकि हम जीत हासिल करें। और बिरसा मुंडा जी ने जो उलगुलान की शुरुआत की थी, नए विज्ञान के आधार पर, वो उलगुलान फिर से जो है वो झारखंड से हो। झारखंड एक छोटा स्टेट जरूर है लेकिन एक रिच स्टेट है, लेकिन वहाँ पे जो पीपल्स है, जो लोग हैं वहाँ के, काफ़ी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं और तमाम पार्टियां वहाँ पे लगातार शासन कर रही है। एपीआई भी पहली बार वहाँ पे जा रही है, तो एपीआई क्या स्पेशलाइजेशन वहाँ पे करना चाहेगी, किस तरह से उसका वहाँ के बहुत लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत सुधार बड़ा होगा। नीति अभिवचन डिक्लेयर किया है हमने। वो नीति अभिवचन आएगा। देखिए, झारखंड पहला स्टेट है इंडिया का जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल वेल्थ है। लेकिन ऐसा है कि चाहे आपका मिनरल वेल्थ हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या एग्रीकल्चर हो या सर्विसेज हो, उसको आप जब तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं करते, यानी सारे लोगों का समावेशक विकास नहीं करते, तब तक उसका बेनिफिट जो है वो कुछ लोगों को होता है, बाकी लोगों को डिसएडवांटेज होता है। झारखंड में जल जमीन जंगल को लूटने की कोशिश की गई है, आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने का कोशिश जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत बड़े पैमाने पे कर रही है। जेएमएम की गवर्नमेंट रही, उसने थोड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जेएमएम को ये समझ नहीं रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, ह्यूमन राइट्स के माध्यम से, लॉस के माध्यम से, पॉलिसीज के माध्यम से हम ट्राइबल राइट्स और बाकी लोगों के राइट्स के लिए और डिग्निटी और डेवलपमेंट के लिए कैसा काम कर सकते हैं। तो एपीआई ने जो पॉलिसी डिक्लेयर किया है काफ़ी विस्तारित पॉलिसी है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर में हम 2 दिन हम साथ में हैं। और एनलाइटेड न्यूज़, आप, मैं धन्यवाद दूंगा यमलेश जी कि आप मेरे साथ इस स्पेशल टूर में हैं, तो ताकि लोगों को ये बताना आप चाह रहे थे, क्योंकि आप कह रहे थे कि जो है मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मानकर साहब इंडिया को कैसे कवर करते हैं और कैसा मोमेंट बढ़ रहा है पूरे देश में। तो 2 दिन में मैं समय निकाल पर इस पर डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। आप लगातार सफ़र करते हैं और इन सफ़र के बीच में कई शहरों से होते हुए, कई गांवों से और कई कस्बों से होते हुए मूवमेंट के लोगों के पास में पहुंचते हैं, करीब में पहुंचते हैं। लेकिन हम कई ऐसे लीडर्स को देखते हैं जो केवल जो सीमित सभाएं होती है वहां तक ही पहुंच पाते हैं। तो किस तरह का इसका आपका एक्सपीरियंस रहता है सर इसका, और ये जो मेल जोल होता है या मुलाकातें होती है, जो पब्लिक लोग हैं वहाँ की समस्याओं को समझने का मौका मिलता है, इससे क्या कुछ आपका नॉलेज में डेवलपमेंट होता है सर, जिसको आपको प्रॉब्लम को, समस्याओं को हल करने में आपको आसानी हो? देखिए, जिसको देश को बदलना है, लोगों के जीवन को बदलना है, उसे देश को और लोगों को समझना होगा। और देश आपको और लोग तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप ज़मीन से ना चलो। यदि आप ऊपर उड़ गए हवा में, तो आपको ऊपर से तो लोग नज़र नहीं आएंगे, आपको देश नज़र नहीं आएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे इंडिया को चेंज करना है, मुझे न्यू इंडिया, मोदवेडची इंडिया बनाना है। तो मोदवेडची यानी एनलाइटेंड होता है, तो एनलाइटेंड इंडिया बनाना है, न्यू इंडिया बनाना है। उसके लिए मुझे भारत और मुझे एपीआई को पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। किसी एक राज्य की, एक जाति की, एक भाषा की, एक धर्म की, एक परिवार की पार्टी नहीं बनाना है, इसको मुझे देश के लोगों की पार्टी बनाना है। और देश में मेन स्ट्रीम पार्टी, देश में 2-3 जो अच्छी हो नेशनल लेवल के ऊपर में और स्टेट लेवल पर भी, वो मुझे इसे डेवलप करना है। इसलिए मैं देश में ज़्यादातर रोड से घूमना पसंद करता हूँ और लोगों से मिलना जुलना पसंद करता हूँ। उससे समझ में आता है कि एग्जैक्टली कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और ये मेरा जो अनुभव है अभी जो जीवन का, जिस दिन मैं पार्लियामेंट पहुँचूँगा या जिस दिन कभी देश की जनता मेरे हाथ में सरकार बनाकर देगी, अगर सेवा करने का मौका देगी,
तो उस समय में मुझे देश को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। क्योंकि मुझे इंडिया बहुत अच्छे से मालूम है, इंडिया में कहाँ क्या है ये बहुत अच्छे से मालूम है, और इंडिया के लोगों की कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है ये भी बहुत अच्छे से मालूम है। और ये तो हर लीडर को सीखना चाहिए। और अल्टीमेटली लीडर तो जो है वो लोगों के लिए होता है, तो लोगों के दुख दर्द को समझना, उनकी समस्या को समझना और उनको समाधान का रास्ता दिखाना, विज्ञान का रास्ता दिखाना, ये हर नेता की जिम्मेदारी है। और अगर नेता लोग ऐसा करने लगे तो भारत को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। सर, अंतिम बार मैं जवाब तलब चाहूँगा आपसे कि कल 12 बजे से दोपहर 12 बजे से आपकी सभा होने जा रही है, लेकिन अभी देखा जाए तो आज मतलब आज ही आपकी सभा भी है 12 बजे से दोपहर से, और आज रात के 1 बज चुके हैं, 2 बजने वाला है। बहुत कम समय मिल पाएगा आपको इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन अभी भी आप आराम नहीं कर रहे हैं। इसी बीच आप ऐसा माना जाता है कि 3 से 4 बजे तक आप सोते नहीं हैं। ये सब कैसे कर पाते हैं आप, चूँकि कल सभा भी है आपकी और अभी भी आप सो नहीं पाए हैं? अभी पढ़ूंगा, अभी जो है वो कम से कम 1-1.5 घंटा, और पढ़ते रहा हूँ। अभी तो 30 साल हो रहे हैं, तो लेट नाइट भी पढ़ लेता हूँ, दिन में भी पढ़ लेता हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है कि मैं रात को भी पढ़ लेता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जो थोड़ा रात को पढ़ते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसका एक साइंस है, क्योंकि शांति हो जाती है। और जब आप पढ़ाई में जाते तो डीप चले जाते तो वो चीज़ें जल्दी अच्छे से समझ में आती है। तो ये मेरा डेली रूटीन है, तो मैं रात को थोड़ा सा पढ़ूंगा और पढ़ के फिर जो कल करना है सभा को वो बोलूँगा वहाँ पर जो है वो। कल यहाँ की जो सभा है सर, इसमें जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, जिसके शासनकाल में हम कई प्रकार के क्राइसिस देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जो केंद्र की गवर्नमेंट है उसके लगभग 6 साल का टर्म पूरा हो चुका है, लेकिन क्राइसिस अभी भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ विशेष रहेगा सर? विशेष तो रहेगा। जब यूपी में आए हैं तो योगी और मोदी को देखेंगे, इनका क्लास तो जरूर लगाएंगे कल, योगी मोदी का क्लास जरूर लगेगी कल।